हेलो एवरीवन, मैं रितिका गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 2025 ईयर के लिए। और इस वीडियो में 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, बायो इनऑर्गेनिक का, और इसमें न्यूक्लियर का क्वेश्चन, और साथ में स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन, क्योंकि एक एक क्वेश्चन ही पूछे गए थे, स्टीरियो के 2 क्वेश्चंस थे। तो अकॉर्डिंगली हम एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायो इनऑर्गेनिक से, देन न्यूक्लियर, उसके बाद लास्ट में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो पहले नंबर इस क्वेश्चन को देखो, एक ही क्वेश्चन आया था, दैट इज फ्रॉम साइटोक्रोम P450 मेटेलो एंजाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें पूछा था कि इस साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो है ये कैटेलाइज करता है स्टीरियो सिलेक्टिव CH हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ O2। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताने थे, और इज एंड आर भी लिखा है अबाउट द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी। MSQ क्वेश्चन था। इसका स्ट्रक्चर पहले पता होना चाहिए और फंक्शन, और उसी से ही क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखो, साइटोक्रोम P450 में जो आयरन होता है दैट इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें एक पोरफायरिन रिंग भी प्रेजेंट होती है। इसमें एक पोरफायरिन रिंग भी प्रेजेंट होती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक हीम सिस्टम रहा होगा, आयरन है और पोरफायरिन रिंग है। इसके साथ साथ इसमें साइटोक्रोम प्रेजेंट होता है विच इज अ सल्फर कंटेनिंग मेटेलो एंजाइम, सॉरी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, और साथ में इसमें वाटर लगा होता है 6th कोऑर्डिनेशन साइट पे। और इसका फंक्शन क्या होता है? इस मेटेलो एंजाइम का फंक्शन, इसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन एटम का इंसर्शन, ऑक्सीजन एटम का इंसर्शन इन CH एंड C डबल बॉन्ड C। तो इसको हम कह सकते हैं, जैसे रिएक्शन जो कोई हो रही होती है ना, तो मान लीजिए CH और यहाँ पे कुछ भी लगा है, मान लो हाइड्रोजन है, तो O2 जैसे ये जो एटम होता है ना, इसको समझिए, ये 2 O2 के जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, इसको ये तोड़ता है। 2 O एटम्स होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम का CH बॉन्ड में इंसर्शन कराता है और दूसरे ऑक्सीजन एटम से वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। तो जो O2 है, एक ऑक्सीजन को तो इसमें इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे CH, और एक तो इस OH बॉन्ड को, एक ऑक्सीजन एटम इस CH बॉन्ड में मान लीजिए अगर, तो इसमें इसने इंसर्शन कर दिया। एक ऑक्सीजन एटम जो बचा है उससे ये वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है, उससे वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है, और इसी के लिए इसमें साथ में लगते हैं हमें 2 प्रोटॉन्स की, और बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की भी नीड पड़ती है। सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। इसमें एक ऑक्सीजन एटम को ये CH में इंसर्ट करता है और दूसरे एटम को यहां से वाटर और मॉलिक्यूल में रिड्यूस कर देगा। इसके साथ साथ C डबल बॉन्ड C में ये पाई बॉन्ड को तोड़ के एक इपॉक्सी रिंग भी फॉर्म कर लेता है। दीज आर इट्स फंक्शन। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अ थायोलेट ग्रुप इज कोऑर्डिनेटेड टू द आयरन सेंटर एट वन ऑफ द एक्सियल पोजीशन अराउंड आयरन। थायोलेटो यानी कि सल्फर कंटेनिंग, थायोलेट ग्रुप यानी कि सल्फर कंटेनिंग ग्रुप। तो बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन ही प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही होगी। सिस्टीन यहाँ पे क्योंकि अमीनो एसिड लगा हुआ है। देन नेक्स्ट में कह रहा है while one of the oxygen atom of O2 is inserted into the CH bond, बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बाद कहता है कि other oxygen atom gets reduced to water। यही तो हमने रिएक्शन अभी डिस्कस करी कि O2 मॉलिक्यूल में से एक जाकर के CH, जो कि एक सैचुरेटेड कार्बन ही है भाई, ये क्या है? सैचुरेटेड सिस्टम है। इस सैचुरेटेड सिस्टम में एक ऑक्सीजन एटम जाके ऑक्सीजन को इंसर्ट करा देगा बिटवीन द CH बॉन्ड, और दूसरा ऑक्सीजन एटम रिड्यूस हो जाएगा वाटर में। रिड्यूस क्यों बोला? क्योंकि ऑक्सीजन एटम जो है यहाँ पे ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वाटर में -2 हो जाएगा, तो यस रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये चले गए हैं -2 में, तो रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। देन थर्ड कहता है कि एन इमिडाजोल ग्रुप is coordinated to the iron center at one of the axial position around iron। ये स्टेटमेंट कब करेक्ट होता है? जब अमीडाजोल रिंग जो होती है ये हिस्टिडीन में प्रेजेंट होती है। इमिडाजोल ग्रुप जो होता है ये हिस्टिडीन जो एक अमीनो एसिड होती है, जो कि आपकी प्रेजेंट होती है मायोग्लोबिन में या बहुत सारे मेटलो एंजाइम्स, आपने पढ़े कार्बोनिक एनहाइड्रेस पढ़ा था, कार्बोक्सी पेप्टिडेस पढ़ा था। इन सब में जहां पर भी हिस्टिडीन प्रेजेंट होगी और आयरन प्रेजेंट होगा, उसमें हम कह सकते हैं कि यस, उसमें इमिडाजोल ग्रुप कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे पर ऑक्सीडेज एंजाइम जो है उसमें आयरन होता है और हिस्टिडीन भी होगी,
उसमें हम कह सकते हैं कि इमिडाजोल रिंग कोऑर्डिनेट करेगी विद द आयरन एटम, लेकिन यहाँ हिस्टिडीन है ही नहीं, यहाँ सिस्टीन प्रेजेंट है, तो ये आंसर नहीं होगा, सी काट देंगे। और लास्ट है कि आयरन ऑक्सो स्पीशीज एक्ट एज अ की ऑक्सीडेंट इन द कैटालिटिक साइकिल ऑफ साइटोक्रोम P450। अब ये जो रिएक्शन है ना, याद करो आप स्टार्टिंग में बायो इनऑर्गेनिक के पढ़ते हो, जो आयरन की एक रिएक्शन करवाते हैं ना प्रोटीन चेन वाली, उसकी बात करी जा रही है। और यहाँ अगर हीम यूनिट प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन इसके लिए भी वैलिड होगी। कैसी रिएक्शन, देखो इसमें हमने पढ़ा था कि ये जो आयरन ऑक्सो की बात कर रहा है ना, तो याद करो एक जो हम कैटालिटिक साइकिल पढ़ते थे उसमें आयरन 3 आयरन और आयरन +3 और पोरफायरिन रिंग यहाँ पे भी रहती थी, पोरफायरिन रिंग इधर पे भी रहती थी, और इसमें पर ऑक्सी लिंकेज होती थी इनिशियली। तो फिर ये पर ऑक्सी लिंकेज जो है ये टूट जाती थी, पर ऑक्सी लिंकेज जो है ये ब्रेक हो जाती थी, इसको कहते थे म्यू पर ऑक्सोडाइमर, इसको कहा जाता था म्यू पर ऑक्सोडाइमर। और ये जब म्यू पर ऑक्सोडाइमर टूटता था, आयरन 4 में रिड्यूस होती थी और डबल बॉन्ड O, ऐसे 2 मॉलिक्यूल जनरेट हो जाते हैं। और इस ही मॉलिक्यूल की यहाँ पे बात करी गई है, इस ही स्पीशीज की बात करी जा रही है कि आयरन ऑक्सो स्पीशीज एक्ट एज की ऑक्सीडेंट इन द कैटालिटिक साइकिल। तो यही की ऑक्सीडेंट की बात कर रहा है, और यहाँ आयरन पोरफायरिन रिंग है, तो यस ये एज अ की ऑक्सीडेंट यहाँ पे काम करती है इन साइटोक्रोम P450 मेटेलोएंजाइम। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है, दिस वाज आल्सो द राइट स्टेटमेंट, ये भी सही होगा। टोटल यहाँ पे 3 क्वेश्चंस के ऑप्शन बने थे, तो इसमें ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही है, और डी, ए बी डी ये करेक्ट MSQ का सेट बन जाएगा। पढ़ते हैं अब नेक्स्ट तो क्या ही है, बायो इनऑर्गेनिक का यही एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आई होप आपको इसका पूरा सॉल्यूशन जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट न्यूक्लियर का 2025 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था और उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये रहा क्वेश्चन, ये NAT काइंड ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। इसमें बोला था कि आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन जो है कार्बन 14 से मिलता है हमें 45 काउंट्स पर ग्राम ऑफ कार्बन इन 5 मिनट्स। ये आपकी इसकी जो भी एक्टिविटी दे दी कि 45 काउंट्स पर 5 मिनट में दिए हैं, ये बात ध्यान रखना। और फ्रेशली कट जो वुड है, यानी कि जो ये फ्रेशली कट वुड है ना, ये हमारा एज अ इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे, मतलब जो इनिशियली प्रेजेंट है, फ्रेश है अभी, कोई भी इसमें डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा। इसको बोल रहा है कि ये 20 काउंट्स पर ग्राम ऑफ कार्बन पर मिनट में दिया है। ये पर मिनट में है, ये पर 5 मिनट्स में है, तो इसको कन्वर्ट करना होगा पहले वाले को 5 मिनट से 1 मिनट में कितना देगा। देन इसमें ये बोल रहा है कि काउंट यूज्ड रिकॉर्डेड अ बैकग्राउंड काउंट ऑफ 5 काउंट्स पर मिनट, मतलब कि जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया था उससे बैकग्राउंड नॉइस की वजह से एडिशनल 5 काउंट्स पर मिनट दोनों में ही ऐड हो गया। तो जो भी हम इसके लिए रेडियो एक्टिविटी के लिए वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें हमें 5 बैक काउंट्स पर मिनट को माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये बैकग्राउंड का यहाँ पे उसने एड ऑन कर लिया था। और साथ में इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है एज ऑफ द स्पेसिमेन, और इसमें आपको T½ भी गिवन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, जैसे कि आपको पता है डिसइंटीग्रेशन वाली ऑल आर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और इसमें जो T½ अगर हमें पता है, दैट मीन्स जो रेट कांस्टेंट होगा दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय T½ दिस इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 5730। ईयर इनवर्स में ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू ईयर इनवर्स में हो गई। देन इसके बाद जो हमें फॉर्मूला यूज करना है ना, ये फॉर्मूला आपको पता भी होगा, हमें एज निकालनी है। ये जो हम टाइम निकालते हैं ना, ये टाइम वाला फॉर्मूला जो होता है, दिस इज इक्वल टू 2.303 और डिवाइड करते हो आप K से और लॉग लेते हो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो भी आपका डिसइंटीग्रेशन दिया है, ये आप लेते हो फ्रेश वुड का और डिवाइड कर देते हो किससे, ओल्ड वुड के सैंपल से, ओल्ड वुड के सैंपल से। अब बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपका काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर का होता था कि A0 अपॉन में A करते थे, A0 इनिशियल, तो फ्रेश वुड क्या है, इनिशियल ही तो है, इनिशियल ही तो है। बाकी कुछ भी समझ में ना आए तो जो हायर वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी और जो लोअर वैल्यू होगी वो नीचे आएगी डिनोमिनेटर में।
तो इससे ही हमें बस फाइनल निकाल लेना है। के की वैल्यू हम निकाल ही लेंगे, ये ऊपर हमने फॉर्मूला लिख दिया है। अब इसके लिए अगर हम काउंट्स निकालें, देखो सैंपल में डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, अगर हम ये वैल्यूज को हम सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम फ्रेश वुड के लिए अगर बात करें, फ्रेश वुड की बात करी है कि इसमें जो डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं दैट इज 20 काउंट्स पर मिनट, और उसके बाद इसमें जो ओल्ड वुड सैंपल में बोला है कि जो 45 काउंट्स जो है वो पर 5 मिनट्स हैं, तो कहने का मतलब कि 5 मिनट में जो डिसइंटीग्रेशन है वो 45 काउंट अगर आ रहे हैं, दैट मीन्स 1 मिनट में कितने काउंट आएंगे, 45 डिवाइडेड बाय 5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 काउंट्स पर मिनट। 9 काउंट्स पर मिनट आ गया ये ओल्ड सैंपल के लिए। अब ये जो बैकग्राउंड है वो 5 काउंट्स पर मिनट का हो रहा है, तो इसको हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आगे हम देखते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड काउंट आ रहा है दैट इज 5 काउंट्स पर मिनट, तो जो एक्चुअल होगा ना, एक्चुअल फ्रेश वुड के लिए, एक्चुअल वैल्यू फ्रेश वुड के लिए कितनी दी हुई थी, 20 दी हुई थी, तो हमें 20 में से 5 को काउंट्स पर मिनट को माइनस करना पड़ेगा, तो 15 काउंट्स पर मिनट हम वैल्यू रखेंगे उस फॉर्मूले में फ्रेश वुड के लिए। और इसी तरीके से एक्चुअल वैल्यू जो ओल्ड सैंपल के लिए होगी वो निकल के आई थी कितनी, 9 काउंट्स पर मिनट, तो उससे भी हमें 5 माइनस करना होगा, तो ये वैल्यू देंगे 4 काउंट्स पर मिनट। अब ये जो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, उसमें निकालना था टाइम यानी कि एज, उसमें रखोगे 2.303, और ये जो के की वैल्यू थी वो क्या लिखी थी हमने, 0.693 मल्टीप्लाइड बाय टी हाफ कितना गिवन है, 5730, ये दिया हुआ है 5730, और ये जो वैल्यू है के की जो वैल्यू है ये ईयर इनवर्स में है, ईयर इनवर्स में वैल्यू है, तो ईयर इनवर्स ऊपर जाएगा तो ईयर में आपका आंसर आ जाएगा, तो जो भी वैल्यू आएगी दैट विल कम इन द ईयर्स। और यहाँ लॉग में जो वैल्यू आप पुट करोगे फ्रेश सैंपल के लिए, जो वैल्यू है फ्रेश के लिए है इट इज 15 डिवाइडेड बाय ओल्ड के लिए इट इज 4। तो इस पूरी वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे, तो इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आपका मैं आपको बता देती हूँ इसका फाइनल आंसर, चलो कैलकुलेट ही करके देख देते हैं। इसका जो फाइनल आंसर होगा, अगर हम डायरेक्ट ln ले लें 15 डिवाइडेड बाय 4 और इसमें मल्टीप्लाइड बाय 5730 डिवाइडेड बाय 0.693, 10,928 समथिंग ईयर्स में आंसर आ जाएगा। ये 10,928 समथिंग वैल्यू में आपका आंसर आ जाएगा। यस, अगर ln लेके वैल्यू करोगे तो कुछ इतनी वैल्यू आएगी, या फिर जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 10,930। ये वैल्यू कब आई, जब लॉग लेकर के किया है, और ये वैल्यू आई जब ln लेके। जो आंसर की में रेंज दी हुई थी, आंसर की रेंज जो है 10,928 से लेकर 10,936 तक थी, तो काफी हाई रेंज में दिया हुआ था, कोई भी वैल्यू बीच की आती तो वो आप आंसर कर देते, तो ये ज्यादा आपके बीच में लाई करेगी। लॉग लेके अगर सॉल्व करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी, तो 10,930 आप इसमें अपना आंसर पुट कर सकते हैं। 10,930 ईयर्स, दिस विल बी द राइट आंसर। और ये हो गया न्यूक्लियर का क्वेश्चन कंप्लीट। न्यूक्लियर के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टीरियो का क्वेश्चन। इसके बाद ये रहा स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड, वैसे तो एक ही क्वेश्चन था, लेकिन एक और क्वेश्चन जो स्टीरियो केमिस्ट्री के आसपास से रिलेटेड था वो भी हम इसमें ही डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, इस रिएक्शन में 13.4 ग्राम्स ऑफ एल्डिहाइड है, ये इनिशियली कोई एल्डिहाइड दिया है, पी प्रोडक्ट, इसने एक इसमें डायास्टीरियोमेरिक मिक्सचर दिया Q और R का,
मतलब कि यहाँ पे जो भी हमारे पास दो स्कायरल सेंटर बनेंगे उसकी वजह से डायस्टीरियोटोपिक रिलेशन आ रही होगी। तो Q एंड R जो बने हैं ये 2:1 मिक्सचर में बने। P से कुछ भी रहा हो P से बनाया हमने Q प्लस का R, और ये 2 मतलब अगर इसका 2 अमाउंट बना है तो इसका 1 अमाउंट रहा होगा। तो फिर यील्ड है 80%, मतलब जितना भी पी रहा होगा उसने 80% डिकम्पोज किया है, बाकी उसने रिएक्ट नहीं किया। तो अमाउंट ऑफ क्यू निकालना है इन ग्राम्स ऑब्टेन्ड, इन इंटीजर्स वैल्यू निकालनी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो हमें यहाँ पे एल्डिहाइड दिया है ना, इसका हमें ग्राम दे दिया, इसका हमें मास दे दिया है, मास दे दिया है दैट इज 13.4 ग्राम्स, इसका मास दे दिया है 13.4 ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट हमें पता है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जो भी हमें पी में एल्डिहाइड गिवन है। तो जितने देखो फिनाइल जो है ये C6H6 रिंग रही होगी, 6 कार्बन इसमें होंगे, एक ये 7वां यहाँ पे, 8वां यहाँ पे, और एक 9th कार्बन ये CH3 वाला। तो 9 इंटू में 12, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये 108 वैल्यू हो जाएगी। देन फिनाइल में एक बॉन्ड यहां से बन चुका है, 5 हाइड्रोजन इसमें होंगे, एक ये 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, और ये मिला करके 10 तो हाइड्रोजन हो गए। ये वैल्यू हमने 1 इंटू में 10 ये हाइड्रोजन्स के लिए वैल्यू रख दी, और अब यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन एटम बचा हुआ है, दैट इज उसकी 16 वैल्यू आप पुट करोगे। तो ये सॉल्व करने पे कितनी आएगी वैल्यू, ये 4 और ये 3 और ये 134 वैल्यू आ गई इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो 134, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी पी है ना, गिवन वेट कितना है 13.4 डिवाइडेड बाय 134, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 0.1 मोल्स, इतनी वैल्यू आ जाएगी, 0.1 मोल यही वैल्यू आएगी। इसके बाद हम क्या करें, ये जो P है 0.1 मोल है, बोला है कि इसका 80% ही रिएक्शन हुई है, बोला है कि इसकी 80% रिएक्शन हुई है। दैट मीन्स जो 0.1 है ना, इसका जो डिसइंटीग्रेशन इनिशियली टाइम 0 पे ये है, और आफ्टर टाइम t पर अगर 80% इसका डिसइंटीग्रेट हुआ है, दैट मीन्स पॉइंट इसमें से जो सब्सट्रैक्ट करोगे ना 0.1, इसका 80% यानी कि इसका 0.8 जो है वो हटा होगा। इससे तो चलो कोई मतलब नहीं कितना भी हट के ये बचा हो, क्यू कितना बना होगा। तो अगर यहाँ पे एक स्टोशियोमेट्री P की है और एक R की भी है, तो इतना निकाल देते हैं कि डिकम्पोज्ड अमाउंट कितना है, डिकम्पोज्ड जो P है वो कितना है 0.1 मोल का 80%, 0.1 मोल का 80%, तो ये पॉइंट कितनी वैल्यू आएगी 0.08 मोल जो है, इतने डिसइंटीग्रेट करें तो Q का कितना बना होगा। अब आप टोटल देखोगे ना, टोटल देखोगे तो ये 2 है और ये 3 है, और इससे हमारे पास कितना बनेगा, अगर ये जो भी Q है उसका टोटल तो R में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन जो Q रहा होगा वो 2/3 अमाउंट में रहा होगा। इसमें आगे देखिए, जैसे यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि जो P है इससे बनाया है Q और R, ये इसका एक अमाउंट है, इसके 2 अमाउंट में बना है, और रेशियो इसका 1 अमाउंट में बना है। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल अगर हम फ्रैक्शन में नीचे 3 ले तो इसका हमारे पास 2/3 पार्ट है। ये जो भी बना है ना, ये हमारा जो भी इसमें अमाउंट बना होगा, ओहो, ये जो भी अमाउंट बना होगा ये 2/3 ऑफ डिकम्पोज्ड अमाउंट ऑफ 2/3 ऑफ डिकम्पोज्ड अमाउंट ऑफ P, मतलब 2/3 ऑफ डिकम्पोज्ड कह सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे कह सकते हो रिएक्टेड अमाउंट ऑफ P। और रिएक्टेड अमाउंट ऑफ P हमने देखा था 80% रिएक्ट किया है, तो वो 0.08 मोल ही उसके रिएक्ट किए हैं, तो ये 2/3 बनेगा। तो ये जो भी Q का कंसंट्रेशन रहेगा दिस इज 0.08 टाइम्स ऑफ 2/3, जो कि रिएक्टेड अमाउंट है। इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेना तो हमें इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा 0.05। इसकी, हाँ 1 मिनट भाई 1 मिनट,
ये 1 मिनट, हाँ जी, तो जो भी इसका अमाउंट बना है इसका भी तो हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। यस, इसका भी तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना होगा। जो भी हमने निकाली नंबर ऑफ मोल्स, हमें क्यू के भी तो निकालने पड़ेंगे कि इसके कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं। तो अगर जो भी हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला है ना, उसमें जस्ट यहाँ एडिशन ही हुआ है, क्योंकि ये रिएक्शन देखो, ये मिथाइल लीथियम जो है, ये लीथियम में पॉजिटिव, मिथाइल में नेगेटिव, तो मिथाइल आकर के जस्ट यहाँ एज इट इज ऐड हो गया और एक H+ ऐड हो गया। तो इसमें हमें CH3 का और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट ऐड करना होगा। CH3 का कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा, 12 प्लस का 3 यानी कि 15, और यहाँ पे 1, तो ओवरऑल इसमें हमें 16 और ऐड करना होगा, तो हमें 150 वैल्यू मिल जाएगी। और अगर 150 वैल्यू मिल चुकी है तो हम इसके मोल से मोल बनाएंगे। तो हमने अगर इसके मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं तो इसके मोल्स कितने मिल रहे हैं, इसके जो मोल्स आएंगे 0.053, इतने इसके मोल मिले। तो हमें इसका अमाउंट निकालना था इन ग्राम्स। अमाउंट इन ग्राम्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगी वैल्यू 0.053 इनटू में 150। तो ये जो वैल्यू आएगी इसको हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यस, इसका हमें आंसर 8 मिल जाएगा। 8 ग्राम्स फाइनल आंसर रहेगा। इसको दोबारा से समझ लीजिए कि हमने ये रिएक्शन जो करवाई, इसमें जो भी पी का अमाउंट है वो सिर्फ 80% रिएक्ट किया है, और पी का हमें ग्राम में वैल्यू दे रखी थी, तो हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले, 0.1 मोल्स आएंगे, और इसका 80% रिएक्ट किया यानी कि 0.08 मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे। और जो Q और R बना है, Q उसका 2/3 है, Q उसका 2/3 है, ओवरऑल रेशियो 2 और 1 है, तो ये अगर ओवरऑल थर्ड पार्ट है, उसका 2/3 पार्ट बना है, तो हमने फिर निकाला कि कितना अमाउंट बना है Q का, क्योंकि हम मोल्स से मोल को चला सकते हैं, ग्राम्स को नहीं चला सकते। तो 2/3 मोल ऑफ डिकम्पोज्ड अमाउंट ऑफ P बना, तो हमें मिले 0.053 मोल्स ऑफ Q। ये हमें कितने मिले, इतने मोल ऑफ Q मिले जो फॉर्म हुए हैं। तो अब हम इससे निकाल लेंगे अमाउंट ऑफ इन ग्राम, किसके लिए, ऑफ Q। इसीलिए तो हमने इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, इसीलिए तो हमने इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, जो कि 150 ग्राम पर मोल आएगा। तो हमारा फाइनल जो NAT का आंसर था दैट इज 8। इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 8। इंटीजर्स ही निकालनी थी, इंटीग्रल वैल्यू ही आपको देखने को मिलेगी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये पूछा हुआ था स्पेसिफिक रोटेशन के रिगार्डिंग, और स्पेसिफिक रोटेशन में इनेंशियोमेरिकली प्योर S के लिए हमें +14 डिग्रीज वैल्यू दे रखी थी, और स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इनेंशियोमेरिक मिक्सचर दे रखा था कि 2-ब्यूटेनॉल और इसका जो भी एक दूसरा हमारे पास मिक्सचर होगा उसकी वैल्यू हमें +7 दे रखी है, और परसेंटेज निकालना है मिक्सचर में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था भैया, बहुत आसान क्वेश्चन था। फॉर्मूला हमें पता है कि देखो, इनेंशियोमेरिक एक्सिस, परसेंटेज ऑफ इनेंशियोमेरिक एक्सिस कैसे निकालते हैं, अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन मिक्सचर का, स्पेसिफिक रोटेशन हम मिक्सचर का लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं अल्फा ऑफ प्योर, अल्फा ऑफ प्योर से हम उसे डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। ये आ जाती है स्पेसिफिक रोटेशन की, सॉरी, इनेंशियोमेरिक एक्सिस, और इसको ऑप्टिकल प्योरिटी भी कहा जाता है, इसको ऑप्टिकल प्योरिटी भी कहा जाता है। इस फॉर्मूले में देखो, आपको जो गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू है स्पेसिफिक रोटेशन S के लिए दिया हुआ है, ये प्योर का ही है, विच इज 14, और ये इसके साथ साथ अल्फा जो हमें मिक्सचर का दे रखा है ना, वो मिक्सचर के लिए वैल्यू है +7 डिग्रीज। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे ना, इनेंशियोमेरिक एक्सिस, परसेंटेज इनेंशियोमेरिक एक्सिस जब निकालोगे तो अल्फा ऑफ मिक्सचर विच इज +7 डिग्रीज, और अल्फा ऑफ प्योर किसका रखोगे, जिसकी भी इनेंशियोमेरिक एक्सिस प्रेजेंट होती है उसका प्योर इनेंशियोमेरिक फॉर्म में। अब जैसे आप देखो, मिक्सचर की जो वैल्यू है वो प्लस में आ रही है, तो ये अल्फा S अगर जो है S इनेंशियोमर का, तो R इनेंशियोमर का उसका माइनस रहा होगा, R इनेंशियोमर का उसका माइनस की वैल्यू रही होगी। तो इस हिसाब से हम देखें कि मिक्सचर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो जो इससे बन रहा होगा एक्सिस में वो S वाला ही तो होगा जिसकी प्लस वाली वैल्यू होगी। तो इसीलिए हम जो प्योर में वैल्यू पुट करेंगे, जो मिक्सचर में जिसका पॉजिटिव साइन है, प्योर वाली भी वैल्यू प्लस वाली ही रही होगी।
प्लस का 14 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करने से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगा हमारे पास 50% इनेंशियोमेरिक एक्सिस है। अब यहां से जस्ट आपको टर्म्स को चलाना आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। इधर पे ही देख लो, एक ही स्लाइड में आपका कवर हो जाएगा। देखो अगर इनेंशियोमेरिक एक्सिस इतना एक्सिस में है तो जितना यहाँ एक्सिस में निकल गया तो रेसमिक कितने का बन रहा होगा, इसमें अगर परसेंटेज इनेंशियोमेरिक एक्सिस 50% है, दैट मीन्स जो रेसमिक मिक्सचर होगा ना, रेसमिक मिक्सचर वो भी 50% ही बना होगा। 50% ही बना होगा कैसे, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर में R वाला भी होगा और इसमें S वाला भी प्रेजेंट होगा, तो इसकी भी 25% R की रही होगी और S वाले की भी 25% रही होगी। और जब 25 इसका है और 25 इसका मिला करके रेसमिक बना लेंगे तभी तो इसका 50% ओवरऑल एक्सेस में निकल आया। इसीलिए हमें पूछा था कि परसेंटेज ऑफ R ब्यूटेनॉल प्रेजेंट इन द मिक्सचर, परसेंटेज ही पूछ रखी है, 25% होगा R। और देखो परसेंटेज ऑफ R कितनी है, हमें मिली सिर्फ 25, रेसमिक से निकाली हमने। और रेसमिक में क्योंकि इक्वल कंसंट्रेशन होगा तभी तो वो रेसमिक बना, तभी वो रेसमिक मिक्सचर बना है। और जो परसेंटेज ऑफ एस इनेंशियोमर होगी, जो भी मिक्सचर रेसमिक में है और एक्सेस वाला, तो 25 प्लस का 50 यानी कि 75%, 75% जो है ये एस वाला रहा होगा और जो रेसमिक से मिला है वो 25%। किसी का भी पूछता तो आप बता सकते थे। परसेंटेज में हमें आर की बात पूछी हुई थी तो ये 25% प्रेजेंट होगा और हमें इंटीजर्स में ही वैल्यू देनी थी तो हम सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू 25 ही पुट करते। तो ये था आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस के। थैंक यू सो मच।